Hello students, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, कोटा। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अहमदनगर का किला। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 1 ओपन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक जो भारत की खोज है उसका जो पहला पाठ है उसके संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लेते हैं। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की खोज जो लिखी है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी में लिखी गई और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, हिंदी में भी अनुवाद किया गया, उसका नाम रखा गया भारत की खोज। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 के अहमदनगर के किले में 5 मास के कारावास के दौरान लिखी। जो ये पुस्तक लिखी गई थी वह उन्होंने अहमदनगर के किले में रहकर की, जब उन्हें 5 महीने के लिए जेल में रखा गया था और उस समय जो वर्ष था वो था 1944। नेहरू जी एक अच्छे लेखक थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं, वो बहुत अच्छा लिखा करते थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी को भी बहुत सारे पत्र लिखे, भारत के बारे में बहुत सारे पत्र लिखे। उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं विश्व इतिहास की झलकियाँ, भारत की खोज और आत्मकथा। उन्होंने अपने आप के बारे में भी लिखा है। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत की खोज। भारत की खोज पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी स्वतंत्रता तक की सभ्यता संस्कृति का रोचक वर्णन किया है। जो भारत की खोज पुस्तक है उन्होंने हमारे जो भारत की सभ्यताएं थी और जब वो उस समय तक जब तक उनने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर ली थी तब तक के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है कि उस समय तक क्या क्या हुआ, हमारी संस्कृति कैसी थी, कैसे लोग थे, कैसा वातावरण था, ये सब उन्होंने इसके अंतर्गत लिखा है। इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया? 1946 में। अब हम पाठ का सार जान लेते हैं। कुछ बिंदुओं के आधार पर अहमदनगर के किले के बारे में जानेंगे। यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। कई बार उन्होंने भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने कई बार ऐसे आंदोलन किए तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया था। तो उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। जब यहाँ आए तब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था। आप शुक्ल पक्ष के बारे में जानते होंगे। 1 महीने के अंतर्गत 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतर्गत वह होता है जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से पूर्ण हो जाता है और एक दिन पूरा दिखाई देता है, और उसका जो कृष्ण पक्ष चलता है तो वो धीरे धीरे घटता हुआ अमावस्या के समय तक आता है और वह उस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब भी नया चांद उगता था नेहरू जी को याद दिला जाता था कि 1 महीना समाप्त हो चुका है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलते थे तो वो उन्हें याद दिला देता था कि अब मुझे यहाँ पर रहते हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। चांद उनके जीवन का स्थायी साथी रहा। अंधेरे के बाद उजाला होता है, चांद उन्हें यही बताता था। उनका जो स्थायी दोस्त मित्र रहा है वो कौन रहा है? चांद। और वो यह उन्हें संदेश देता था कि जिस तरह से अंधेरे के बाद उजाला आता है तो ये जो आपका समय है तो आज अंधेरा है और फिर एक न एक दिन उजाला लेकर जरूर आएगा। जिस समस्या से आज भारत अंग्रेजों का गुलाम है तो कहीं ना कहीं हमें इससे स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। तो यह संदेश उन्हें चांद देता था। अब हम इसके 2 भाग हैं, अतीत का भाग। तो हम पहले भाग के बारे में जान लेते हैं। नेहरू जी को बागवानी करना बहुत पसंद था। नेहरू जी हैं वो जब अहमदनगर के किले के अंदर जब गए, जब वो वहाँ पर रहे तो
वैसे भी उनकी बहुत नेहरू जी को बागवानी करना बहुत पसंद था। जब वहाँ पर वह जेल में रहे तो उन्हें बहुत फुर्सत थी और वह वहाँ पर रहते थे, तो उन्हें बागवानी यानी बाग बगीचे लगाना, फूल लगाना, पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। अहमदनगर के किले की मिट्टी बहुत खराब, पथरीली और पुराने मलबे से भरी पड़ी थी। वहाँ पर जो अहमदनगर के किले का जो मैदान था, उसके आसपास की जो ज़मीन थी कैसी बहुत ही खराब थी, पथरीली, बहुत सारे उसमें पत्थर मलबा जमा हुआ था, पुराने मलबे से भरी पड़ी थी। युद्ध हुए थे तो युद्ध के समय पे बहुत चीज़ें अस्त व्यस्त हुई, तो वहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। यह एक ऐतिहासिक स्थल था, यानी इतिहास वाला स्थल था। वहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारे किले थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, तो वहाँ का जो स्थान था, जो वहाँ की ज़मीन थी, वो ऐतिहासिक थी, यानी पुरानी थी। इसमें अनेक युद्ध और संधियाँ देखी है। जो अहमदनगर का किला था, उसने बहुत सारे ऐसे समझौते देखे, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी, बहुत सारे युद्ध देखे थे। यहाँ की एक घटना चांद बीबी की याद नेहरू जी को आती है। यहाँ पर जो एक घटना है चांद बीबी की, चांद बीबी एक वहाँ की महिला थी। उसने अकबर ने जब उस पर आक्रमण किया तो उसने उसकी सेना का सामना किया, लेकिन उसके साथ यह हुआ कि उसी के एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी। तो यह घटना नेहरू जी को याद आती है। यहाँ की खुदाई के दौरान जमीन के नीचे प्राचीन इमारतों के हिस्से, गुंबद आदि मिले हैं। जब उन्होंने वहाँ की खुदाई की तो वहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ें उन्हें देखने को मिली, जैसे गुंबद यानी पिल्लर होते हैं, इमारतों के टूटे फूटे हिस्से होते हैं, वो उसके अंतर्गत उन्हें मिले। उनके पास साधनों की कमी थी और अंग्रेजी शासन ने भी आगे खुदाई की स्वीकृति नहीं दी थी। उन्हें धीरे धीरे उन्हें थोड़ा बहुत तो खोदा, लेकिन इस चीज़ के लिए अंग्रेजी जो शासन थे, अंग्रेजों ने उन्हें ज़्यादा खोदने के लिए मना कर दिया और उनको जो साधन चाहिए होते थे वो उनके पास पूर्ण रूप से नहीं थे। तो खुदाई जो करते और आगे, तो उन्हें अंग्रेजों के द्वारा रोक दिया गया कि आप यहाँ पर ज़्यादा खुदाई नहीं कर सकते। नेहरू जी ने खुदाई छोड़कर कलम उठा ली थी और लिखना प्रारंभ कर दिया था। जब उन्हें खुदाई के लिए मना कर दिया, उनके पास साधन नहीं थे, तो वो क्या करते? तो उन्होंने कलम उठा ली। उन्होंने सोचा कि बैठे बैठे मैं कुछ लिख ही लूं। वर्तमान के बारे में ना लिखने की समस्या, भविष्य के बारे में लिखा नहीं जा सकता। अब वो कलम तो उठा ली, लेकिन वो लिखे क्या? तो उनके सामने समस्या क्या थी कि वर्तमान के बारे में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत खतरनाक था, अंग्रेजों का शासन था, वो किस तरह से हम पे अत्याचार कर रहे थे, तो वो भी वो नहीं लिख सकते थे। और अगर भविष्य के बारे में लिखते तो वो भगवान तो थे नहीं जो भविष्य के बारे में ये घोषणा कर दे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो उनके लिए ये एक असमंजस की बात थी। अतीत के बारे में लिखना प्रारंभ किया। अब उनके पास क्या बचा? भूतकाल, अतीत बचा, जो जितना भी वह बचपन से जानते आ रहे थे, तो उनने सोचा इसी के बारे में मुझे लिखना चाहिए। लेखक गेटे का कथन इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो जो लेखक गेटे थे, उन्होंने अतीत के बारे में बहुत लिखा, तो उनसे प्रेरणा लेकर नेहरू जी ने भी अतीत के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। अब हम इसके दूसरे भाग के बारे में आते हैं, अतीत का दबाव। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों ही तरह से अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू भी हो जाता है। यहाँ पर नेहरू जी ये कह रहे हैं कि अतीत का दबाव, अतीत का प्रेशर जो हमारे दिमाग पर रहता है कि हम लोगों के पास साथ कैसा हुआ था, तो कभी कभी यह सोचकर बहुत दम घुटने से लगता है। तो वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जो हमारे साथ अतीत में हुआ है अच्छा होता है तो खुशी होती है, और अगर बुरा होता है तो ये सब सोच के हमारा दम घुटने लगता है। नेहरू जी के निम्न प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो पहला उनका क्या है? आखिर मेरी विरासत क्या है? जो हमें पूर्वजों द्वारा मिला है, तो वो विरासत क्या है?
दूसरा प्रश्न है कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, कि अभी तक जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है तो मैं किस हद तक उन चीज़ों का उत्तराधिकारी हूँ। नेहरू जी विचार करते हैं कि क्या वे उन सभी बातों के वारिस हैं जिन्हें मानवता ने हजारों सालों के दौरान हासिल किया है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि अतीत ने जो हमें अच्छा बुरा जो भी दिया है, हजारों सालों के दौरान जो हमें मिला है, उसका मुझे हासिल करना चाहिए, उसके बारे में मुझे जानना चाहिए। इसके अलावा विजयों के उल्लास और पराजय की यंत्रणा हमें आकर्षित करती है। इसके अलावा विजयों के उल्लास और पराजय की यंत्रणा हमें आकर्षित करती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो विजय हुई तो हमने खुशियाँ मनाई, और जो पराजय का जो हमें दुख हुआ तो उनकी ओर हमें आकर्षित करती है। उनके विचार भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है कि कोई व्यक्ति दूसरों से बिल्कुल अलग नहीं होता। यह तो निश्चित है कि हम में बहुत सारी चीज़ें समान होती हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं। यह विशेषता हमारे रक्त, मांस, हड्डियों में समाई हुई है। यह विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और भावी रूप बनेगा। तो यह कहते हैं कि जो संस्कृति हमारी पिछले दिनों से हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल अलग नहीं है। कुछ समानता तो है ही, जैसे हमारे रक्त में, मांस में, हड्डियों में समाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समान है। वर्तमान रूप बना दिया और ये भावी रूप यानी भविष्य रूप भी बनेगा। मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? नेहरू जी इसी विशिष्ट विरासत को लिखना चाहते थे और उन्होंने लिखा। ये सभी अतीत के बारे में सोचा, बचपन से लेके अभी तक उन्होंने जितना जाना उसके बारे में ये सब लिखना चाहते थे और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। विषय की कठिनता और जटिलता उन्हें डराती अवश्य थी, पर उन्हें लगता था कि सतही तौर पर इस विषय का वे स्पर्श कर सकते हैं। उन्होंने जो बचपन से बहुत सारी इमारतों, संस्कृति के बारे में पढ़ा, बहुत सारे लोगों से लोगों के जो विदेशी जो हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने जो हमारे भारत संस्कृति के बारे में लिखा, उन सब की जटिलता और कठिनता उन्हें अवश्य डराती थी, लेकिन उन्होंने उन सबको देखते हुए स्थायी तौर पर उस विषय में लिखना सतही। तो मैं दोबारा ले रही हूँ इसको। आप जिस लाइन में अटक जाओ ना, उस लाइन को रिपीट कर देना। चलो अब मैं यहाँ से लेती हूँ, मैं यहाँ से। विषय की कठिनता और जटिलता उन्हें डराती अवश्य थी, पर उन्हें लगता था कि सतही तौर पर इस विषय का वे स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं, सोचते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों को लिखने की कठिनता और जटिलता तो है, लेकिन मैं इस सतही तौर पर इस विषय को स्पर्श कर सकता हूँ। तो बच्चों, अब हम पाठ 2 तलाश के बारे में जानेंगे। इसके 3 मुख्य भाग हैं। हम 2-2 करके इन 3 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले भाग में भारत के अतीत की झांकी और भारत की शक्ति और सीमा के बारे में जानेंगे। नेहरू जी बताते हैं कि बीते सालों में उनका प्रयास रहा है कि भारत को समझें और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें। तो यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि इतने बीते सालों से जो उन्होंने जाना, उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण वो उसमें अपनी पुस्तक में करें। उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर भारत क्या है, कि भारत के बारे में जो विश्व में चर्चाएं होती है, तो आखिर भारत है क्या? यह भूतकाल की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? भारत की ऐसी संस्कृति, इतनी अच्छी संस्कृति होने के बाद भी भारत पर कई लोगों ने राज्य किया, कई लोगों ने इसको गुलाम बनाया, फिर भी वो अपनी जो संस्कृति है उसको बनाए रखे हुए है। तो ये भारत के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। भारत उनके खून में रचा बरसा है।
ये तो हम जानते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन्हें भारत की मिट्टी से बहुत प्यार रहा है और उसे लोगों से, जो दूसरे शासक हुए हैं उनसे आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी। वे विशेष तत्व को जानना चाहते थे। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जानना चाहते थे कि मैं इसको अपनी मातृभूमि से देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको आलोचक की दृष्टि से देखकर उन्हें भारत की संस्कृति या भारत में कुछ कमियां नज़र आई, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। तो कुछ ऐसे विशेष तत्व हैं जिनको वो जानना चाहते थे। भारत उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो के टीलों पे खड़ा है मतलब वो वहाँ पे खड़े नहीं है, वो उनके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। 5000 वर्ष पहले बताया जाता है कि यह एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। ये 5000 पहले जो हमारी सभ्यता थी वो पूर्ण विकसित थी, वो अपने आप में पूर्ण थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। भारत ने फारस, मिस्र, चीन, अरब, मध्य एशिया तथा भूमध्य सागर के लोगों को प्रभावित किया तथा स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए। तो यहाँ पर जो भारत के पड़ोसी देश थे, यहाँ पर जो आने वाले देश थे जैसे मिस्र, फारस, अरबी, मध्य एशिया, ये जो लोग यहाँ पर आए तो यहाँ की संस्कृति से वो प्रभावित हुए और भारत के लोग भी उनसे प्रभावित हुए। नेहरू जी ने चीन पश्चिमी एशिया से आए पराक्रमी यात्रियों की दास्तान को पढ़ा और समझा। जब हमारे भारत में लोग आए, विदेशों से आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ की सबको संस्कृति को समझा, तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। तो इन सबको नेहरू जी ने जाना। वह हिमालय पर भी घूमते रहे जिसका कई दंत कथाओं से संबंध है। यह वहाँ पे हिमालय पर घूमने नहीं गए थे, ये वहाँ से जो चर्चित कुछ कथाएं हैं जो उस समय की लिखी हुई हैं, जो चली आ रही हैं, तो उनके बारे में उनने समझा और जाना। पहाड़ों के प्रति विशेष कर कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। नेहरू जी का कश्मीर के प्रति लगाव इसलिए रहा क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो वहाँ के थे, तो उनका कश्मीर के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव था। भारत की विशाल नदियों ने भी उन्हें आकर्षित किया। जो वहाँ की हमारे भारत की जो नदियाँ थी जिनका नाम आज हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो उनने भी उनको आकर्षित किया कि कोई ना कोई नदी की अपनी सभ्यता है, उनके किनारों पर जो सभ्यताएं बनी, नदियों का भी वहाँ पर चर्चित विषय रहा है। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। इंडस और सिंधु, इससे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया और हिंदुस्तान। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई और पुरानी कहानियों में आज भी जिंदा है। यमुना के चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के संबंध में न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है मुख्य धारा से इसलिए कटी हुई है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इतना कुछ नहीं बताया गया, और यहाँ पर जो दूसरी नदियाँ हैं उनका कहीं ना कहीं सभ्यता के अंतर्गत या कहीं ना कहीं उनकी चर्चा है। यमुना के चारों ओर नृत्य, उत्सव, नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। आज भी हम कुछ ऐसी कथाएं हैं, किनारे के जो नृत्य, नाटक, उनसे संबंधित कहीं न कहीं हमें बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। भारत की नदी ने हृदय पर राज किया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। नेहरू जी बताते हैं कि उन्होंने भारत के पुराने स्मारकों, पुरानी मूर्तियाँ, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को देखा है।
यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि गंगा नदी पवित्र नदी है, धार्मिक नदी है, तो उससे बहुत सारी ऐसी कथाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी संस्कृति उससे जुड़ी हुई है। स्मारक हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं, जैसे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, जो कहीं ना कहीं वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं हम ऐतिहासिक हैं, जो हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। वे अपने शहर इलाहाबाद या हरिद्वार में कुंभ के मेले के अवसर पर जाते थे। हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, तो हरिद्वार में जब मेला लगता था तो वह वहाँ पर जाते थे और उसके बारे में भी जानकारी लेते थे, और उसके बारे में भी इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। 1300 साल पहले चीनी यात्रियों की यात्राओं के वर्णन उन्हें अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। उनके मन में अतीत के सैकड़ों चित्र भरे हुए थे और उन्हें बुद्ध के पहले उपदेश का भी स्मरण हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने पुरानी पुस्तकों को पढ़ा तो उन्हें अपने देश की संस्कृति के बारे में सच्चाई का बोध हुआ, और उन्होंने सैकड़ों ऐसे चित्र देखे जिनसे बुद्ध से पहले के जो उपदेश थे उनका भी स्मरण हुआ, यानी उनको भी उन्होंने जाना। बनारस के पास सारनाथ में उन्होंने बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। उन्हें कुछ शब्द प्रतिध्वनि की तरह सुनाई पड़े। जब वह सारनाथ गए तो उन्होंने जब वो बुद्ध की मूर्ति देखी तो उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो साक्षात मुझे उपदेश दे रहे हैं, और उनके जो शब्द थे उनकी प्रतिध्वनि उन्हें सुनाई पड़ती थी, जबकि यह तो बहुत पहले की कहानी है। लेकिन जब नेहरू जी ने वहाँ पर इस तरह का देखा तो उन्हें साक्षात ऐसा लगा कि बुद्ध मेरे सामने बैठे हैं और उनके उपदेश में सुन रहा हूँ, या उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अशोक के पाषाण स्तंभ शिलालेखों के माध्यम से एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे कि वह एक महान सम्राट था। फतेहपुर सीकरी के अकबर विभिन्न मतों के विद्वान के साथ संवाद करता था। यहाँ पर अशोक जो सम्राट थे, एक राजा हुए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और उनके पिता बिंदुसार थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया और वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे शिलालेख और ऐसी ऐतिहासिक इमारतें बनवाई जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी लेखन के सामने स्पष्ट होती जा रही है। उन्हें 5000 साल से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा विलक्षण दिखाई देती है। जनता में फैली इस परंपरा ने उन पर गहरा प्रभाव डाला है। अब हम इसका दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे, भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति यानी ताकत और उसकी सीमा कहाँ तक थी उसके बारे में जानेंगे। भारत की शक्ति के स्रोतों और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। यह सच है कि जो हमारे भारत के बारे में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें तो वो बहुत लंबी और उलझी हुई स्थिति है। कई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कई बार हमारे भारत के लोगों में तकनीकी विद्या कम थी, दूसरे लोगों के पास यह ज़्यादा हुई तो हमारा भारत धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। भारत की ही नहीं सारी एशिया की कहानी थी। ये भारत ही नहीं सारे एशिया के साथ भी ऐसा हुआ था। पुराने समय में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में गिरावट आने लगी। तो जो हमारे भारत का जो समय है कई बार आगे रहा और कई बार पिछड़ा, तो इस तरह का उतार चढ़ाव देखा जाता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पंचीकारी वाली नक्काशी लेने लगी। सहस्त्र सचिव और समृद्ध भाषा की जगह अलंकृत और जटिल साहित्य शैली विकसित हुई। तो यहाँ पर जो पहले मूर्ति कला और भव्य कला थी
उनकी जटिलता किसने ले ली? पंचीकारी, नक्काशी लेने लगी और उसी तरह से इसमें बराबर परिवर्तन आता रहा। साहसिक कार्यों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसारण संभव हो सका था और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संगीन रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। यहाँ पर जो भारत के लोग थे उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया, तो वो वहाँ पर रहते रहते रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती चली गई। अब उनका क्या हो गया? विकास कम हो गया और उनका जो विवेक था वो खत्म होने लगा और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली और वह बहुत सारे अंधविश्वासों के अंतर्गत घिरने लगे। इस हालात में भारत का ह्रास होने लगा, किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का लंबा दौर चला होता तो उसका अतीत से नाता पूरी तरह से टूट जाता। यह दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला, परिवर्तन होता रहा। पुरानी चीज़ों के अवशेषों पर नई चीज का निर्माण होता है। इस तरह क्रम भंग नहीं और भारत में भी निरंतरता बनी रही और पुनर्जागरण के दौर आते रहे। कुछ चीज़ें समाप्त होती गईं और कुछ चीज़ों ने पुनर्जन्म ले लिया। इसी तरह का क्रम चलता रहा। अक्सर पुराने का बाहरी ढांचा तो बदल गया, प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य की लालसा ने गति प्रदान की। पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को भी स्वीकार किया गया। जो पुरानी चीज़ें थी उन्हें भी स्वीकारा और जो नई चीज़ें थी उन्हें भी साथ में लेते हुए स्वीकारते चले गए। भारत की तलाश। लेखक भारत की तलाश कर रहा था। यहाँ पर लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। वह अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। मध्यम वर्ग खुद तरक्की करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के कारण ऐसा न कर पाने के कारण उनमें विद्रोह की भावना पनपी। यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि जो भारत का मध्यम वर्गीय जो यहाँ के लोग थे वो तरक्की करना चाहते थे, वह बहुत तरक्की करना चाहते थे, लेकिन हम पर किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो वह उनकी कुछ चीज़ों से तो सहमत थे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वह असहमत थे। तो उनमें क्या शुरू हो गई? विद्रोह की भावना पनपी, उसने जन्म लिया और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। किंतु उन्हें चुनौती देना या उखाड़ फेंकना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज हम पर इतने हावी थे, उन्होंने हमें इतना जकड़ रखा था कि उनको उखाड़ फेंकने की शक्ति हम में नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और एक दूसरे ढंग का भारत अस्तित्व में आया। कुछ जो नए लोग थे जिन्होंने इस क्रांति को तूल दिया और उन्होंने अपने अस्तित्व को वापस लिया। लेखक ने वास्तविक भारत की तलाश शुरू की। इससे उनके भीतर समझ और द्वंद्व पैदा हुआ। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे। वह मेरे लिए यह सही अर्थों में एक नई तलाश के लिए यात्रा थी, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था। लेखक आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहते थे। यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो मध्यवर्गीय लोगों से तो परिचित थे ही, लेकिन ग्रामीण लोगों से भी वो परिचित होना चाहते थे। वह उनकी समस्या को जानना चाहते थे। भारत के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता और अंतः शक्ति है, जिसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने अंशों में अभी बचाए रखा है। बहुत समय बाद हो जाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो सार्थक है।
इसके साथ काफ़ी कुछ निरर्थक और अनिष्टकारी भी है। तो यहाँ पर वह बता रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है तो उसमें कुछ सार्थक है और जो निरर्थक है वो अनिष्टकर है, यानी कि बेकार है। भारत माता सभाओं में अक्सर नेहरू जी से लोगों ने भारत के स्वरूप के बारे में चर्चा की। उन्होंने भारत के नाम पर भारत नाम की प्राचीनता बताई। उन्होंने उन्हें सुदूर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी, केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। किसानों की विविध सम्मान समस्याओं, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और पुलिस अत्याचार पर चर्चा की। मैंने इस बात की कोशिश की कि वह भारत को अखंड मानकर उनके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि जो हमारी कन्याकुमारी से लेकर कोमरिन तक की यात्रा जो मैंने की है उसमें मैंने बहुत सारी समस्याओं को जाना है। जो मध्य वर्ग है उसकी कोई इतनी समस्या नहीं है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो उन्होंने हर जगह पे जाके देखा तो किसानों की समस्याएं उनको बहुत ज़्यादा लगी, जैसे उनकी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, महाजन, भारी लगान वसूल करना, पुलिस वालों का अत्याचार, ये सारी चीज़ें नेहरू जी को देखने को मिलती हैं। प्राचीन महाकाव्य दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। लोग जब भारत माता जय के नारे लगाते तब नेहरू जी उनसे पूछ बैठते भारत माता की जय से उसका क्या आशय है। इसका सही उत्तर नहीं सूझता था। जब कई गांवों में नेहरू जी जाते थे तो वहां पर नारे लगाए जाते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वह गांव वालों से पूछ बैठते थे कि भारत माता कौन है, भारत माता की जय क्यों बोलते हो। तब वह आपस में बहुत सारे लोग चर्चा करने लगते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो उसी में से एक जो जाट हट्टा कट्टा आदमी उनसे बोलता है कि भारत माता हम सब है, हमारी जमीन है, हमारी मिट्टी है। तब नेहरू जी ये बताते हैं कि जो आपकी मिट्टी है तो ये यहीं की मिट्टी है, ये आपके गांव की है, राज्य की है, देश की है। तब वह जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। तब नेहरू जी उन्हें बताते हैं कि भारत माता तुम हो, तुम सब हो जो इस मिट्टी में रहते हो, जो यहाँ पर रहते हैं वो ही भारत माता है। तो एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि भारत माता हमारी धरती है और भारत ही हमारी मिट्टी है। भारत तो वह सब कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, खेत और भारत की जनता। भारत माता की जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। तभी उन्होंने नेहरू जी ने कहा कि हमारे देश में भारत माता के अंतर्गत तो पहाड़, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ही हमारी माता है। तो जन जनार्दन की जय, जो यहाँ के व्यक्ति हैं उनकी जय बोलो, वही ही हमारी भारत माता है। तो हमें जन जनार्दन, जो यहाँ के व्यक्ति हैं, उन्हीं की जय बोलनी है। यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता था। उनकी आंखें चमकने लगती और मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तब जब हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने जब लोगों को ये समझाया तो उनकी आंखों में एक अनोखी सी चमक दिखाई पड़ी और वह उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कोई महान खोज, ऐसा लगता था उस समय कि जैसे उनने कोई नई खोज कर ली हो। किनको लगता था? भारत की जनता के लोगों को, किसानों को। अब हम जानेंगे भारत की विविधता के बारे में। भारत की विविधता और एकता। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उनकी अपनी एक परंपरा है, उनके अलग अलग त्योहार हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज है, फिर भी एकता को बनाए हुए हैं। तो जानते हैं उसके बारे में। भारत की विविधता भी अद्भुत है। प्रकट रूप में यह दिखाई पड़ती है, ये हमें दिखाई पड़ती है। पंजाबी लोग हैं, उनके अपने त्यौहार होते हैं, गुजराती लोगों के अपने त्यौहार होते हैं, राजस्थानी लोग हैं, उनके त्यौहार हैं, तो फिर भी हमें एकता दिखाई पड़ती है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण वासी तमिल में बहुत कम
समानता है। इनमें चेहरे, मोहरे, खान पान, पहनावा, भाषा में बहुत अंतर है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो कश्मीर से संबंधित लोग हैं वो पठान जैसे लगते हैं, कहीं ना कहीं वो अलग दिखाई देते हैं, और जो हमारे दक्षिणवासी हैं, जो हमारे साउथ के लोग हैं, वो अलग दिखाई देते हैं, जो तमिल हैं। तो कहीं ना कहीं फिर भी समानता है कि उनके चेहरे, खान पान, ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो फिर भी विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते हैं। इन तमाम विभिन्न नेताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट जैसी तमिल पर। तो यहाँ पर यही इन दो राज्यों से हमें यही दर्शाया गया है कि फिर भी विविधता में एकता है। सीमांत क्षेत्र भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय 2000 वर्ष पहले प्रसिद्ध के चरम सीमा पर था। ये जो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसमें बहुत सारे बाहर के लोग आते थे और अध्ययन करते थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध था। पठान और तमिल दो चरण उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच की है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर इन सब पर भारतीयता की गहरी छाप है। भारत में विविध भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। जैसे हमारा खान पान अलग अलग है, तो हमारी भाषाएं भी अलग अलग हैं। सभी राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी विविधता में एकता को लिए हुए हैं। प्राचीन चीन की सतह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी। यहाँ विदेशी भी आए और यहाँ जज्ब हो गए। किसी भी देश के समूह में छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, यहाँ पर रम गए, यानी कि यहाँ पर रहने लगे। फिर भी विविधता में उनकी जो विभिन्नताएं हैं, फिर भी वो समानता के रूप में देखी जा सकती हैं। विदेशों में भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। जब भी हमारे भारत के लोग अगर बाहर जाते हैं तो वह एकता को दिखाते हैं, भले उनके मन में मतभेद है, भले वह अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, लेकिन अगर कोई भी विदेश में जाकर अपना देश का वासी रहेगा तो उससे वह एकता दिखाएगा, उनमें कोई अंदर मतभेद नहीं रहेगा। एक हिंदुस्तानी भले ही किसी धर्म का हो, वह अन्य देशों में भी हिंदुस्तानी ही माना जाता है। यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि भले वो भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जाएगा, लेकिन वो धर्म अलग होगा, उसकी भाषा अलग होगी, तो वह क्या कहलाएगा? हिंदुस्तानी ही कहलाएगा। सभी के मन में अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग तस्वीरें होती हैं। किन्हीं दो आदमियों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। लेखक के मन में भी भारत के बारे में बहुत सी बातें आती है। यहाँ के विविध प्राकृतिक वातावरण के बारे में, यहाँ के गांव, कस्बों, शहरों के बारे में हम अपने पसंद की तस्वीरें बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। यहाँ पर लेखक जो नेहरू जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें होती हैं, आदमी की अलग अलग सोच होती है, उसके अलग अलग विचार होते हैं। उसी तरह से अगर गाँव, कस्बों और शहरों के बारे में हम कोई तस्वीर बनाएंगे तो सबके अलग अलग ही विचार उसके प्रति होंगे। भारतीय जन संस्कृति। अब हम जानते हैं भारतीय जन संस्कृति के बारे में। जन संस्कृति हर जगह एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा असर था। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत जनता के बीच प्रसिद्ध थे। ये जो हमारे पुराने जो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वे ऐसी कहानी का उल्लेख करते हैं जिससे कई नैतिक उपदेश निकलता है। जो हमारे महाभारत और रामायण से मिली जो छोटी छोटी कथाएं हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? नैतिक उपदेश मिलते हैं। उनसे कोई ना कोई हमें शिक्षा जरूर मिलती है। भारत में नम्रता और भलमनसाहत थी।
जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, इसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा, लेकिन इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी हमारी वो संस्कृति बनाए हुए हैं। तो बच्चों, आज हमने यह पढ़ा और समझा कि भारत की खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या हमें समझाया है। धन्यवाद।